हेलो हेलो हेलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है हमारे एआई समिट से। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेड करने वाले मिनिस्टर हैं वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि अब सोशल मीडिया पे एज बेस्ड कर्व्स लग सकते हैं। मतलब आपकी उम्र शायद 18 से अगर कम है तो आप सोशल मीडिया नहीं इंस्टॉल कर पाओगे या आप आईडी नहीं बना पाओगे। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। क्या ये सही है? आपको लगता है कि ये पेरेंट्स का काम है कि वो कंट्रोल करे अपने बच्चों को कि सोशल मीडिया यूज करना है नहीं करना है अगर वो 18 से कम के बच्चे हैं, या फिर ये गवर्नमेंट का काम है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम है? तो यहां पर डिस्कस करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। तो द पेपर एनालिस्ट चैनल को आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो, टाइम नहीं मिलता, या फिर लैंग्वेज ऐसे कि समझ में नहीं आता। क्योंकि इंडिया के 3 टॉप बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को देखो मैंने पिक किया है और एक एक को मैं एनालाइज करने वाला हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जियोपॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक्स है, और सबका रिलेशन आपके फाइनेंसेस से है। तो हर चीज डिस्कस करेगी, लेकर जाएगी आपको कहां पर, आपके फाइनेंसेस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपके पोर्टफोलियो पर, आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर, सैलरी, ग्रोथ, सारी चीजें। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। अब यहाँ पे एज बेस्ड सोशल मीडिया कर्व्स आने की बात चल रही है, इट इज ऑन द टेबल। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है डिस्कशन, और डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया कंपनीज और इंटरमीडियरीज के साथ। कहा जा रहा है कि एक ब्लैंकेट मतलब सबके ऊपर लगेगा ये, और एज बेस्ड बैन लगे जहां पे चिल्ड्रन बिलो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड ये एक्सेस ना कर पाए सोशल मीडिया को। ये कहना है अश्विनी वैष्णव जी का। ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और इन्होंने अंडरस्कोर किया कि इंडिया में एक तो भाई एम्बिशंस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे फास्ट एक्सपांडिंग स्पेस में ये एक्सीड कर सकते हैं 200 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये कुछ ऐसा है कि जो अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है बाई मेनी कंट्रीज की एज बेस्ड रेगुलेशन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है आई थिंक, राइट? क्या इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता है कि यहाँ पे एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। आई थिंक बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भी ऐसी चर्चाएं चल रही है, और ये पार्ट है हमारे डीपीडीपी का। डीपीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया ताकि हमारा डेटा कोई ऐसे से मिस यूज ना करे, हमारा कोई कहीं भी सिचुएटेड कोई कंपनी हमारा डेटा ना उठा ले कहीं से। तो यहाँ पे एज बेस्ड डिफ्रेंसिएशन लाने की बात चल रही है। अब यंग पीपल जो है उन्हें सोशल मीडिया से फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। मतलब 18 के होने के बाद अगर आपको कुछ भी करना है, तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी करना है, सोशल मीडिया आप इंस्टॉल करोगे, सीखोगे उसके बारे में, राइट? सो दिस इज़ अ कंसर्न, मतलब कि अब क्या इससे कुछ नुकसान भी है इसके, वी हैव टू सी। या फिर क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस तरीके से कि ज़्यादा एक्सप्लिसिट चीज़ें उस पर ना है, उनको थोड़ा टाइटली अगर रेगुलेट किया जाए तो दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीनेशनल्स के लिए कि वो अंडरस्टैंड करें हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जहाँ जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं। हमारा कल्चर अलग है, यूएस का अलग है, यूरोप का अलग है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें आप दिखा रहे हो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो गलत हो सकती है, भले वो यूएस में सही हो या यूरोप में सही हो, राइट? तो इनका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनीज को रिमूव करना चाहिए हार्मफुल अनलॉफुल कंटेंट विद इन 3 आवर्स ऑफ नोटिफिकेशन। 3 घंटे में निकालो अगर हमने नोटिफिकेशन दिया है। और एज बेस्ड सोशल मीडिया बैन आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक फर्स्ट कंट्रीज बन चुका है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा है यूके, स्पेन, इटली, मलेशिया ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कंपैरेबल मेजर्स। तो क्या होता है यहाँ पे हमें ये देखना होगा। इसी के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स की बात कर दी, उसके बाद कहा कि इंडिया ने ऑलरेडी कमिटमेंट्स ले लिए 90 बिलियन डॉलर्स के, और वेंचर कैपिटल से आए ये कमिटमेंट्स और कंपनीज से आए हैं, जहां पे एआई इन्वेस्टमेंट्स तो 200 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। लेकिन मैं बता देता हूँ ज़्यादातर चीज़ें ना ये ऑन पेपर ही रह जाती हैं। 200 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट्स में ना कई बार शायद 5 बिलियन डॉलर भी नहीं आता, ऐसा होता है। तो रियलिस्टिकली हमने देखा नहीं है इतना आना। इसमें अडानी ग्रुप ने कमिट कर दिया है कि 100 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड हाइपर स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर्स में। तो इंडिया में डेटा सेंटर्स में तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन यार इतना वाटर सप्लाई है हमारे पास कूलिंग के लिए, और मतलब इस तरीके का क्लाइमेट, इतना हॉट क्लाइमेट भी है। लोग तो डेटा सेंटर्स खोलने की बात कर रहे थे ग्रीनलैंड जैसी जगह पे, जहाँ पे कूलिंग पे कोई खर्चा ही ना है, राइट? तो इंडिया में पावर कितना यूज होगा कूलिंग रखने के लिए, पानी कितना यूज होगा। इंडिया ऑलरेडी वाटर स्केर्स कंट्रीज में से एक है। आप जाके डेटा देखो, हमारे यहाँ कुछ तो जगह ऐसी है जहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी है, और 2014-15 में पढ़ रहा होता था कि 2030 तक इंडिया एकदम एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी इंडिया में। तो अब वो रिपोर्ट्स पता नहीं कितना सच हो रहे हैं, मगर हमारे पास क्या उस तरीके का एनवायरमेंट है कि हम इतने डेटा सेंटर्स को हैंडल कर पाएंगे जितना हम कह रहे हैं हम सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अब अगले आर्टिकल की बात करता हूं। देखो वो तो निकल गया। आपको पता है कि जो वेनेजुएलन
क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है ना, इस पे इंडियन कंपनीज को कोई डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है। अच्छा यस, ये वन ऑफ द लोएस्ट डिस्काउंट है, और रशिया वाले जो ऑयल था ना हमारे पास, उसमें जो फायदा मिल रहा था वो तो बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं है। अब ये देखो, इंडियन रिफाइनर्स जो है सिक्योर कर रहे हैं वन ऑफ द लोएस्ट डिस्काउंट्स इन हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट डिस्काउंट्स फॉर परचेज ऑफ डर्टी वेनेजुएलन क्रूड ऑयल ग्रेड्स। यस, इंडियन कस्टम्स का डेटा दिखा रहा है और इंडस्ट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट है ना वेनेजुएलन ऑयल से, इसे हम लोग कहते हैं मरे। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेनेजुएलन जो ऑयल आता है उसको हम लोग बोलते हैं मरे। अब मेरा क्वेश्चन है, रशियन जो क्रूड आ रहा था उसको क्या बुलाते थे, ये बताओ आप, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब ये वेनेजुएलन क्रूड जो है ना, ये हैवी होता है, हाई सल्फर होता है, इसमें एसिडिक क्रूड ऑयल होता है, और ये डिप कर दिया है, इसका डिस्काउंट $10 पर बैरल भी हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर तो सिर्फ $6.5 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है। 1/3 है, ये सिर्फ 33% है जो हमें पहले मिलता था, मतलब इससे 3 गुना मिलता था हमें। ये कहना है 2 ट्रेडर्स का, और ये ICE ब्रेंट, इसके बेसिस पे बेंचमार्क पे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल कैलकुलेट अगर करेंगे यूनिट वैल्यू बेसिस पे, तो ऑफर किया जा रहा था हमें मतलब 10 साल पहले $12 से $19 पर बैरल के डिस्काउंट में। यस, जो अभी इस टाइम पे जो हमारा क्रूड ऑयल बास्केट है उससे इतना सस्ता होता था। अभी जो हम बास्केट है हमारा ऑलरेडी, उससे सिर्फ $5-6 सस्ता लेके हम करेंगे क्या, हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा आना है इसको रिफाइन करने में, तो रिफाइनर्स का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इससे इनके शेयर प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता है। अगर आप देखो ना, रिलायंस और दूसरी ऑयल कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगले 6 महीने में जो ये वेनेजुएलन क्रूड ऑयल रिफाइन करने वाले हैं उसमें इन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है, एक्चुअली मुनाफा कम होने वाला है। तो पिछले साल रशियन ऑयल को यूज़ करके इन्होंने जो प्रॉफिट किया था वो प्रॉफिट इस साल तो नहीं होने वाला। तो ऐसे आप ऐसे समझा करो इन चीज़ों को, तभी आप सही इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाओगे, याद रखना। अब जो बास्केट है यहाँ पे हाई सल्फर ग्रेड्स होते हैं जो प्राइस ड्रॉप होते हैं दुबई बेंचमार्क से, और कुछ लाइटर लोअर सल्फर वेराइटीज होती है जो प्राइस ड्रॉप होती है यूरोपियन बेंचमार्क ब्रेंट से। यूरोपियन बेंचमार्क को हम लोग बोलते हैं ब्रेंट क्रूड, बड़ा फेमस है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो वी हैव टू सी कि क्या होता है भाई। यहाँ पे वॉशिंगटन का ही सारा कराया धरा है, अमेरिका का ही कराया धरा है कि इंडिया अब इनसे ऑयल खरीद रहा है। और इवन जब रशिया से भी हमने ऑयल खरीदना शुरू किया था ना, तो वॉशिंगटन ने इंसिस्ट किया था इंडिया को कि भैया आप ना रशिया से क्रूड ऑयल खरीदो। अब ऐसा बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज में हमने पढ़ा है, लेकिन दिस हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड। मैं आपको बता दूं, ये मैं कन्फर्म चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जो यहाँ पे न्यूज़ कवर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इट शुड बी वेरी कन्फर्म्ड। अगर कुछ अननोन सोर्सेज से चीज़ें आती है, हम उसे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगर गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है ना आपने, तो बहुत सारे एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड से लेकर के ऑयल तक कमोडिटी में जो प्राइस रैली थी ना, अब ये शायद खत्म हो चुकी है। इनको आप पकड़ के बैठे रहो, कोई फायदा नहीं अगले 10 साल तक, ये भी हो सकता है। यस, ये कहना है एनालिस्ट का। तो जो प्राइस है ज़्यादातर कमोडिटीज़ का ना, वो अंडर प्रेशर रहने वाला है कई महीनों तक। एंड जो अपटिक था, मतलब जो ग्रोथ थी, अब वो खत्म हो चुकी है। बेस मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड, आयरन ओर तक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे 21% ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 21% स्लिप हो चुके हैं अपने 52 वीक के हाई से लेट जनवरी में। गोल्ड ये तो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देता है अब तक 6% का, लेकिन ये 100% जंप कर गया था एक साल में। एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर्स अब कैश आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं यार बहुत आगे। अब जो अगले 10 साल का रिटर्न था ना, ऑलरेडी आ चुका है एक साल में, तो हो सकता है अगले 10 साल ये ना मूव करे, क्योंकि इसका एवरेज कितना है, 6% का है। तो 6% के हिसाब से ही चलता रहे जो पिछले 100 साल से चलता है। अब कमोडिटी रैली जो है ना करंट साइकिल की, वो लार्जली ओवर हो चुकी है कहना है एनालिस्ट का। और ऑयल एंड गैस इसने ज्वाइन नहीं किया इस रनअप को इन अदर कमोडिटीज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो इनके प्राइसेस भी फ्लैट ही रहने वाले। ऑयल एंड गैस तो नहीं बढ़े, ठीक है, क्योंकि कमोडिटी जो बढ़ रहे थे वो सारे मेटल्स थे, तो हमें ऑयल गैस एनर्जी में कुछ ज़्यादा देखने को मिला ही नहीं, उल्टा इनकी सप्लाई और बढ़ रही है। तो मेटल्स ये हाईली वॉलेटाइल चल रहे हैं इस टाइम पे, और अल्टीमेटली दे विल फॉल एटलीस्ट another 10% in the next 6 months, and a possible slowdown in global economic growth and meltdown in major asset classes like crypto, technology stocks, ये रिस्क हो सकता है commodity prices going ahead। तो नेचुरल गैस सबसे वर्स्ट हिट है इस टाइम पे। नेचुरल गैस 62% गिर गया था अपने 52 वीक हाई से ऑफ 7.83 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स यहाँ पे, और ये कितना आ गया $2.99 फरवरी 16 को। इतना गिर जाता है, 60-70% नेचुरल गैस गिर जाता है, आप सोचो। तो ट्रेडर्स की तो हालत खराब रहती है नेचुरल गैस में, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं ईरान और यूएस की। अब इन दोनों की वजह से ना यहाँ पे ऑयल प्राइसेस सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही ऑयल $60 जाता है ना, वैसे ही यूएस ट्रम्प कुछ बोल देता है ईरान के अगेंस्ट, और ऐसे नीचे जाते रहते ऑयल ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो $60 ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ऑयल नीचे नहीं जा पा रहा था। अब यहाँ पे
इन्होंने हॉल्ट किए हैं टॉक्स को अमिड मिलिट्री ड्रिल्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब मिलिट्री ड्रिल्स हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये समझ लो ईरान है, ठीक है, और ये मिडल ईस्ट है बाकी। और यहाँ पे एक बीच में छोटा सा गैप है, कैनाल समझो, और यहाँ आ रहा है अपना सी, पूरा ओशन और अरेबियन सी। यहीं से हम लोग इधर अपने इंडिया की तरफ भी जाते हैं। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, यहाँ पे ईरान का कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है, और ईरान काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है जो यहाँ पे बड़ा तहलका मचा देते हैं कई बार। और यहाँ से इंडिया का नहीं सॉरी, ग्लोबल पूरी दुनिया का 25% क्रूड और 25% नेचुरल गैस और ऑयल यहीं से जाता है। तो ये ईरान का ऑयल नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज से जो भी ऑयल आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, और इंडिया के लिए भी ऑयल यहीं से आ रहा है। तो अगर ये डिसरप्ट हो गया तो ऑयल की सप्लाई कितनी भी हो वो इंडिया तक तो नहीं पहुंचेगा, दुनिया तक तो नहीं पहुंचेगा, एटलीस्ट 25% ऑयल। तो इसीलिए ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो क्या हो गया, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड सप्लाई शॉक की वजह से ऑयल के दाम ऊपर चढ़े गए कि ये शॉक आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन दाम आज ही बढ़ जाते हैं क्योंकि आप आज ही स्टोर करना शुरू कर दोगे, राइट। कोविड के टाइम पे लोगों ने सैनिटाइजर महंगे दाम पे स्टोर करना शुरू कर दिया क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि आगे इसकी कमी हो सकती है। तो आज आप एक्स्ट्रा पे करके भी आज स्टोर करोगे, आप पैनिक कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही ऑयल जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये भी ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है आगे कुछ होने वाला है तो आज ही खरीदने लगते हैं पैनिक करके और प्रीमियम पे करने लगते हैं। तो ऐसा रियल लाइफ में भी कोविड में हमने किया है, राइट। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब वी हैव टू सी कि क्या होता है इन दोनों के रिलेशंस। तो वैसे सही होने वाले नहीं है, हमें पता है, बट जो इस टाइम पे पीस टॉक्स चल रही थी ना, वो भी हमें लगता है अब बेकार हो चुकी है। एंड इवेंचुअली हमें लगता है कि यूएसए शायद ईरान में एयर स्ट्राइक्स कर ही दे और पूरी तरीके से वो कोशिश करेगा कि यहाँ के गवर्नमेंट को टॉपल करे और अपना एक पपेट यहाँ पर बिठाए, जैसा इन्होंने बाकी कंट्रीज में किया है। मिडिल ईस्ट की बाकी सारी कंट्रीज में ऐसे ही किया है। न्यूक्लियर पावर तो ये यूएसए से नहीं बनने देगा। अगर मिडिल ईस्ट में एक कंट्री में न्यूक्लियर पावर बन गई ना, तो फिर तो हमें लगता है सारी कंट्रीज डर के मारे कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर ही लेंगी। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होता है, और तब तक के लिए ऑयल हो सकता है सेटल ना हो। अब यहाँ पे बिल गेट्स देखिए क्या यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिल गेट्स तो आ ही नहीं रहे हैं, और गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि वो एआई समिट में आने वाले हैं। तो बिल गेट्स आजकल बड़े छुपे हुए चलते हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स जो लीक हुई है ना, उसमें इनका नाम आ गया, और एक बार नहीं आया, इनकी तो बहुत स्टोरीज आ गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज। तो आजकल ये अपना चेहरा छुपा के चल रहे हैं, और ऐसे तो किसी भी जगह नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेस वाले हो। तो काफ़ी सारे लोग आइडल मानते थे बिल गेट्स को, काफ़ी सारे लोग इन्हें बिल्कुल आइडलाइज करते थे कि यार, मैं जब से मुझे लगता है कि मैंने शायद टीवी देखना शुरू किया होगा तब से बिल गेट्स ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, नंबर 1 रहते थे हमेशा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। सो काफ़ी लोगों को ये इंस्पायर करते रहते थे हमेशा। बट ये जो एप्स्टीन फाइल्स लीक हुई हैं उसके बाद से तो इनका, मैं कहूँगा कि जो भी इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में किया वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सारा कराया धराया जो था सब पे पानी फेर दिया इन्होंने। तो लेट्स सी आता है या नहीं आता है। अब आता हूँ अगले आर्टिकल पे, ये अडानी के बारे में। अडानी ने $100 बिलियन कमिट कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी पावर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड एआई डेटा सेंटर्स के लिए। तो अडानी ग्रुप ने ट्यूसडे को अनाउंस किया $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। कहा कि हम हाइपर स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी डेटा सेंटर को हम लोग लेकर के आएंगे इंडिया में, और ये लेकर आएंगे बाई 2035। और इनिशिएटिव जो है ना, ये कैटलाइज कर सकती है एक्स्ट्रा $150 बिलियन इन्वेस्टमेंट में अक्रॉस सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रीज ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अब हमारा क्वेश्चन ये आ रहा था कि यार इंडिया मतलब ऑलरेडी वाटर स्केर्स है, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वैसे डेटा सेंटर्स वगैरह पे, बट वी नो दैट कि ये ना बड़े एनर्जी इंटेंसिव होता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है इनको रन करने के लिए। तो सबसे पहले तो पावर डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। मैं बता दूँ, जितने लोगों को गेमिंग वगैरह के बारे में पता है, पीसी के बारे में, जीपीयूज़ की सप्लाई इस टाइम पे बहुत कम हो गई है मार्केट से। रैम नहीं मिल रहे, रैम के प्राइसेस 5 गुना हो गए हैं, जीपीयू के प्राइसेस 5 गुना हो गए हैं, इवन एसएसडी की शॉर्टेज हो रही है। तो ये जितने कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं ना, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं वहाँ पे। कंपनीज कह रही है हम कंज्यूमर्स को क्यों बेचें, हमारा ऑलरेडी फिक्स हो गया अगले 5 साल वहाँ पे सेल्स, राइट। तो कंज्यूमर को बेचने के लिए ऐड करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, B2B काम करो। अब यहाँ पे वैसे ही पावर डिमांड बहुत बढ़ेगी, कूलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई डेटा सेंटर्स को कूल भी करना है। और इंडिया ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ तो एवरेज टेम्परेचर एकदम हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ देता है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ कूलिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो किस तरीके से कंपनीज काम करने वाली हमें देखना होगा, और इंडिया में किस तरीके से डिमांड बढ़ने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स की। मतलब ये तो सीरियसली बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है बूस्ट आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा यूसेज होगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, कूलिंग इक्विपमेंट्स का, और पानी स्केसिटी हमारे यहाँ, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वी रियली हैव टू सी। और क्या ये इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन लगता है हमें इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ कर पाएगा। बट वी हैव टू सी कि इंडिया जिस चीज़ में हब बनना चाह रहा है, जिस चीज़ का, कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि आगे हम ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे।
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में बिजली कटी हुई है और सिर्फ डेटा सेंटर्स को पावर जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो टुगेदर जो है ये दिस इज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट $250 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। और एक बात बहुत सही है इसमें, जो मैंने आपको बोला कि हमारे घर की बिजली कट के वहां ना चले जाए, कि ये डेटा सेंटर्स जो है ना ये सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं एनर्जी में, और ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना चाहते हैं। जैसे कि गौतम अडानी जी ने भी कहा, ये रिन्यूएबल पावर्ड बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये ऐड करेंगे अडानी कॉनेक्स के एग्जिस्टिंग 2 गीगावाट नेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी में, और एक्सपैंड करेंगे टॉवर्ड्स 5 गीगावाट टारगेट। इन्होंने साइड किया कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो है गूगल के साथ, इसके वजह से ये गीगावाट स्केल का एआई डेटा सेंटर कैंपस बना सकते हैं विशाखापट्टनम में, और सप्लीमेंट्री कैंपस बना सकते हैं नोएडा में along with Microsoft and in हैदराबाद एंड पुणे। तो बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ अडानी ग्रुप पार्टनरशिप कर सकता है। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप को ना, अडानी ग्रुप की एक्सपर्टीज क्या है पता है? डेट मैनेज करना। एक तो ये लोन ले लेते हैं बहुत ही सही इंटरेस्ट रेट पर, इन्हें लोन मैनेज करना भी आता है। आज तक जैसे इनकी हिस्ट्री है, इनकी सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट ही लोग ये बोलते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट है, और ये उसी काम में घुस रहे हैं जहाँ पे और ज़्यादा डेट चाहिए होता है, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज ही डेट में है। इन्होंने फॉरेन से फंडिंग उठाई है, यूएस से फंडिंग उठा लेते हैं, यूरोप से उठा लेते हैं, इंडिया मतलब आप देखो हिंडनबर्ग की इतनी रिपोर्ट्स आई, फिर भी जब इन्होंने बॉन्ड इशू किया सारे अमेरिकन ने इनके बॉन्ड बाय कर लिए, पूरा ओवर सब्सक्राइब कर दिया इनके बॉन्ड इशू को भी। तो इनको लोन और इंटरेस्ट अगर आप देखोगे ना बेस्ड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एक्सपर्ट है उसमें पैसा रेस करने में। तो डेटा सेंटर्स वगैरह में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए इनिशियली। इवन वेंचर कैपिटल फर्म्स अवॉइड कर रही हैं, मैंने आर्टिकल्स कवर किए थे कुछ। तो वी हैव टू सी कि किस हिसाब से ये पैसा लाते कहाँ से। अडानी ग्रुप जो 150 बिलियन लाने की बात कर रहा है, कितना ये डेट लेने वाला है, हमें ये देखना होगा। अब बात करता हूँ इस गर्मियों की। अब देखो गर्मियों का नाम ले रहा था मैं, गर्मियों को लेकर के आर्टिकल आ गया। पिछले गर्मी ना एसी कंपनी बहुत, मतलब मैं बोलूँ इनको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनना पड़ा। पिछले साल हुआ ये कि पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बताऊँ इतना स्ट्रगल कर रहा था, मुझे एसी नहीं मिल रहा था। 10 दिन का टाइम बोल रहे थे कि जो कंपनी का आपको एसी चाहिए वो 10 दिन बाद मिलेगा। अब मैंने कहा यार इतनी डिमांड है, मैं ले ही नहीं पाया। फिर मैंने कहा यार ये 30,000 रुपये वाला एसी मुझे 45,000 में मिल रहा है, मैं इतना एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। मैंने अगले साल लिया, लेकिन मार्च में इतना फोमो हो गया कि भाई फिर तो मिलेगा नहीं। और पिछले साल सिर्फ बारिश होती रही, गर्मी ही नहीं पड़ी, और बहुत सारे लोगों ने फिर प्लान्स ड्रॉप कर दिए। अब क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम आ गई एक्सेस इन्वेंट्री की। आप देखो ना, आपके घर में, ठीक है, आप रेंट दे रहे हो, वैसे ही आपने एक बड़ा सा गोडाउन बनाया है। आपको लग रहा है इस बार IMD ने भी बोला है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इस बार तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। और पिछले साल ऑलरेडी हालत खराब हो गई थी, इतना सप्लाई नहीं था जितनी इसी की डिमांड थी। तो इस साल आपने क्या किया, पूरा स्टैक कर दिया, भर दिया अपना गोडाउन। अब इस गोडाउन में आप रेंट दे रहे हो, यहाँ पे सिक्योरिटी का खर्चा है, साथ में यहाँ पे पावर का खर्चा है, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपकी इन्वेंट्री भरी पड़ी है यहाँ पे। अब हुआ ये, इस बार टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, बारिश हो गई। अब ये पूरा इन्वेंट्री ऐसे का तैसा पड़ा हुआ है। आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो कितना, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हो, और ये 1,000 करोड़ बस पड़े हैं आपके पास, आ नहीं रहे हैं। अब हो सकता है अगले साल वापस आए आपका पैसा। अब सोचो, आप 1,000 करोड़ के आज कोई भी सामान खरीदो कि आप बेचोगे, और वो बिके ना, कैसा लगेगा आपको? आपको तो बैंक को ब्याज चुकाना है, आपको सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, और बिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, मौसम खराब हो गया। तो बिजनेस कितना रिस्की होता है। और ऐसे ही पिछले साल हुआ हमारे कूलिंग कंपनीज के साथ, जो एसीज बनाती थी, रेफ्रिजरेटर्स बनाती थी। पिछले साल इंडिया में बहुत ही बढ़िया बारिश हुई और लोगों ने प्लान्स ड्रॉप कर दिए। लेकिन इस साल फिर से एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड हो सकता है, क्योंकि इस बार गर्मी जल्दी आएगी। लेकिन इस बार एसी कंपनीज जो है विश्वास नहीं कर पाएंगी IMD पर। पिछले साल ऐसा धोखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बार एसी कंपनीज थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इनके पास एक्सेस इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हैं, क्योंकि पिछली बार मॉनसून ने बिल्कुल पानी फेर दिया था इनके सारे एम्बिशंस पर। अब जो हीट लाइक कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी विजिबल हैं सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और ये एक गुड न्यूज़ है फॉर मेकर्स ऑफ समर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आइसक्रीम कूलिंग प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस, टायर्स, कूलिंग ऑयल्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं इस फर्म्स में, वो अभी भी कॉशियस हैं, क्योंकि पिछले साल तो 25 से 30% डिक्लाइन हो गया था एसी का सेल। यस, क्योंकि अनसीजनल रेन्स बहुत ही ज़्यादा पूरे इंडिया को तंग कर रहे थे। तंग क्या यार, राहत पहुंचा रहे थे हमारे लिए। तो एसी कंपनीज का नुकसान था बस, और कूल वेदर कंडीशंस हर जगह पर आ गया था। तो पैटर्न इमर्ज कर रहा है विद द वेदर, एंड समर सीजन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो रिटेल रोल आउट्स अभी हो रहे हैं इस टाइम पे टू कैच द सीजन अर्ली। यहाँ पे हायर LG इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, ताकि पिछले बार वाली जो हालत है वो इस बार ना हो, इस बार हम फंस ना जाएं। तो देखो बहुत टेंशन रहती है। बेवरेज मेकर्स भी हैं यहाँ पे, डाबर, वरुण बेवरेज और टाटा कंज्यूमर, ये भी बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि पिछले साल सबको लगा था कि कोल्ड ड्रिंक भी जम करके बिकने वाली है, और ऐसा हुआ ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन भी गिर गया। एक तो आजकल आप देखो
जितनी बड़ी कंपनीज़ है ना, आईटीसी, यूनिलीवर, आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी उठा लो, पहले इनके प्रोडक्ट्स बिकते थे। अब क्या है, आप शार्क टैंक जाओ, वहाँ पे आप देखो ये इनसे बेटर कोई ओट्स बना दे रहा है, इनसे बेटर कोई चिप्स बना दे रहा है, इनसे बेटर कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना दे रहा है, और लोग ज़ोमैटो, ब्लिंकिट से खरीद रहे हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो कहीं न कहीं जो एफएमसीजी कंपनीज़ थी ना, अब इनके दिन बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी इनके पास क्या सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था इनके पास। इंडिया के हर गाँव में कहीं भी अगर आपको सामान चाहिए, आपको आशीर्वाद का आटा मिल सकता है, मैगी मिल सकता है, पार्ले जी मिल सकता है। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन था कि हर कोने में इन्हें पहुंचा सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन पैरेलल कहाँ बन गया है ऑनलाइन? ज़ोमैटो पे। एंड दूसरे जो हमारे ब्लिंकिट हैं, मैं ज़ोमैटो लिख रहा हूँ, आप समझ लो ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ। एंड इंस्टामार्ट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, राइट? रिलायंस भी आ रहा है इसमें। तो ये पूरा मतलब एक बड़ा मार्केट शेयर था ना, स्पेसिफिकली शहरों में, वो यहाँ पे ये कैप्चर करते जा रहा है। तो अब आप आटा लेने जाते हो ना, तो ब्लिंकिट आपको आटा नहीं दिखाएगा सिर्फ आशीर्वाद का, वो आपको 10 और आटे दिखाएगा, वो 10 अलग और बिस्किट्स दिखाता है। नए नए स्टार्टअप्स है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, वो 50% 60% देकर के ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है यूनिलीवर के लिए और आईटीसी के लिए। तो कहीं ना कहीं जोमैटो को लोग इसीलिए इतना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर वो इन्हें रिप्लेस कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, अगर वो छोटे शहरों में भी आ गया। गाँव में तो चलो नहीं आ सकता, अभी बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन छोटे शहरों में तो आ सकता है। सो आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है? ये इंटरेस्टिंग टेक है, देखो, ठीक है? तो आप सोच समझ के अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में, और आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं किया है तो, ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स क्योंकि मैं रोज़ लेकर के आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।